जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें हम आर्मी जीडी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसके 7 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज रहेगा सेट नंबर 8वां। तो देखते हैं हम 8वें सेट का पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसके जो लोग थे वो किस भगवान की पूजा करते थे, तो वो करते थे पशुपति देव की, जो कि कौन है, भगवान शिव ही पशुपति नाथ है, पशुओं के नाथ, पशुपति नाथ। और आजकल के इंसान क्या बोलते हैं, हम हैं तो भगवान शिव के भक्त, परंतु वो पशुओं को काट के ही खा जाते हैं। तो ऐसे कौन से भगवान शिव के भक्त हो गए जो पशुओं को खाते हैं, जो खुद पशुपति थे, पशुओं की सेवा करने वाले। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, दांडी मार्च या फिर दांडी यात्रा किसने किया था। तो ये किया था किसने, महात्मा गांधी ने। 1930 में प्रारंभ किया था ये, 6 दिन तक चला था दांडी यात्रा। जो अंग्रेज़ों ने नमक पर कर लगाया था उसके खिलाफ नमक कानून तोड़ो आंदोलन चलाया था, जिसे साबरमती से शुरू करके दांडी तक वो पैदल गए थे। तो ये क्या था, इसे महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। किसने किया था, दांडी मार्च किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में लगभग एक समान दिन लगते हैं। तो कौन सा ग्रह है इनमें से ऐसा जिसको घूर्णन करने में और परिक्रमण करने में लगभग एक समान समय लगता है। अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो देखो पहले तो समझते हैं घूर्णन होता क्या है और परिक्रमण क्या होता है। जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर रोटेट होती है, अपने अक्ष पर जो घूमती है, वो उसे तो कहा जाता है घूर्णन। और वो जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है उसको क्या कहा जाता है, परिक्रमण काल। तो इनमें से जो 8 ग्रह हमने पढ़े हैं, उन 8 ग्रह में से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको जितना समय उसके अक्ष पर घूमने में लगता है उतना ही समय पूरा परिक्रमा लगाने में लगता है। तो ऐसा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। इसके लगभग जो बुध ग्रह है सबसे नज़दीक का ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। तो जितना समय इसको इसके अक्ष पर घूमने में, घूर्णन करने में लगता है, उतना ही समय इसको सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में लगता है। तो लगभग समान है, एक्चुअल में बिल्कुल बराबर तो नहीं है, क्योंकि 88 दिन में तो ये अक्ष पर घूमता है और 116 दिन पूरे परिक्रमा लगाने में लगता है। तो कौन सा ग्रह माना जाता है ऐसा, बुध ग्रह। याद रखना है कौन सा ग्रह है वो, बुध ग्रह। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एनएसजी का विस्तारित रूप क्या है। एनएसजी का विस्तारित रूप क्या है। तो एनएसजी का विस्तारित रूप अगर हम देखें तो क्या है, ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। एन से नेशनल, एस से क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी, और जी से गार्ड्स। और 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये किस मंत्रालय से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना एनएसजी गृह मंत्रालय से रिलेटेड है। किससे, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय से। ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है इसको, तो याद रखना है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एनएसजी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा कप क्रिकेट खेल से संबंधित है। निम्न में से कौन सा खेल क्रिकेट कप से संबंधित है। तो ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और
देवधर ट्रॉफी, ये सभी किससे, क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। कल के सेट में एक क्वेश्चन आया था, क्या आगा खान कप किससे संबंधित है, तो वो किससे था, हॉकी से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है। किस नागरिक सम्मान की आकृति, मतलब कौन सा जो पुरस्कार है जो नागरिक को सम्मान के लिए दिया जाता है, तो पीपल के पत्ते के जैसी आकृति होती है उसकी, इस तरह से पीपल के पत्ते जैसे उसमें वो बनी रहती है, तिली बनने में नहीं आएगा। तो कौन सा है वो, भारत रत्न, भारत रत्न, ठीक है। और इस सबसे पहले ये किसको दिया गया था, तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था, कब, 1954 में। परंतु आपको कमेंट्स में आज लिखना है जो भारत रत्न है वो 2024 में किन किन लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो उनका नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि 2024 में भारत रत्न से किन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और ध्यान रखना, ये मरने के उपरांत भी और पहले भी दिया जा सकता है। तो मरणोपरांत किन किन को दिया जाएगा और अभी वर्तमान में किसको दिया जाएगा जो जीवित भी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य वित्तीय घाटा से है। वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा, तो किससे संबंधित है ये, बजट घाटा, सरकारी व्यय घाटा, या फिर सरकारी व्यय घाटा राजस्व प्रति। ये है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका, बजट घाटा, जमा उधार और देयता। मतलब उधार और क्या है, बजट घाटा, जमा उधार और देयता। जो राजस्व एकत्रित होता है वो और जो देयता होता है, उन दोनों का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, वित्तीय घाटा कहलाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बजट घाटा, जमा उधार और देयता है। नाग क्या है, तो नाग ये वो नहीं है, उसकी बात नहीं की जा रही है, सांप वाले की, जिसको हम नाग बोलते हैं, नाग पंचमी मनाते हैं, वो नहीं है। ये क्या है, टैंक नाशक प्रक्षेपास्त्र है अपना एक। तो नाग क्या है, टैंक नाशक प्रक्षेपास्त्र। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनको मिलाकर क्या कहा जाता है, क्या कहलाते हैं। तो इन सभी को मिलाकर एक जो क्षेत्र बनता है उसको कहा जाता है क्या, किस नाम से जाना जाता है वो, स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है इसका, क्या है, स्कैंडिनेविया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो अब महाद्वीप के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, सबसे बड़ा महाद्वीप। तो उसमें मैंने बताया है आपको पहले भी कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो आप बता सकते हो कौन सा महाद्वीप है सबसे छोटा, ऑस्ट्रेलिया इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, गोवा किस वर्ष पूर्ण रूप से भारत का अंग बना। मतलब पुर्तगालियों से कब इसको आज़ाद कराया गया, तो ये ध्यान रखना है कब, 1961 में, वर्ष 1961। पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, 1961 में। और पुर्तगाल की अगर हम राजधानी की बात करें तो वो है कौन सी, लिस्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब संयुक्त राष्ट्र पर आधारित कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस पर मैंने आपको बताया है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कौन सी जगह में पड़ता है, कौन से देश में आता है, ये अमेरिका में है ना, यूएस में, अमेरिका में। और अमेरिका कौन से महाद्वीप में आता है, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका। और अमेरिका की राजधानी की अगर हम बात करें तो क्या है, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, अकबरनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, कौन थे। तो अकबरनामा नामक पुस्तक के अगर हम लेखक की बात करें तो वो थे अबुल फजल। कौन थे,
अबुल फजल, इस पर काम करवाया था किसने? अकबर ने लिखवाई थी ये बुक। अबुल फजल ने इसको लिखा था अकबरनामा को, क्योंकि अकबर खुद तो पढ़ा लिखा था नहीं इतना कि वो बुक लिख सकता था। तो किसने लिखा था इसको? अबुल फजल। और ये अबुल फजल कौन था? जो इसके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे उनमें से एक था कौन? अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। कल के सेट में क्वेश्चन आया था बाबरनामा किसने लिखी थी? तो बाबरनामा खुद बाबर ने ही लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ओरीविले आश्रम की स्थापना किसने की है? ओरीविले आश्रम की स्थापना किसने की? एक क्वेश्चन था कल, आनंद वन की स्थापना किसने की थी? तो वो उसका आंसर था क्या? बाबा आमटे। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक कहानी भी बताई थी। परंतु आज क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है? ओरीविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अरविंद घोष ने। किसने की थी? अरविंद घोष। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिमान ऊर्जा में अगर हम बात करें, गतिमान वस्तु में जो कौन सी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा की बात करें तो वो होगी कौन सी? गतिज ऊर्जा। कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा। अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो उसके कारण उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है? गतिज ऊर्जा होती है उसमें। काइनेटिक एनर्जी, जिसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का आपको याद रखना ही है, 1/2 mv का स्क्वायर। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको U से डिनोट करते हैं स्थितिज ऊर्जा, उसका फार्मूला होता है mgh। m क्या होता है? वस्तु का या पिंड का द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वीय है ना, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और h होती है उसकी ऊंचाई, हाइट, जिस हाइट पर वस्तु हो। क्योंकि किसी वस्तु को हम ऊपर ले जाते हैं, जितनी ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा कि कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में तो कौन सी ऊर्जा होगी उसमें? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का ये क्या हो गया? फार्मूला। और अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा के मात्रक की, कोई सी भी ऊर्जा हो उसका मात्रक होगा तो क्या होगा? वो जूल। क्योंकि जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरल आवर्त गति में स्थित रहता है। सरल आवर्त गति में स्थित रहता है तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? आवर्तकाल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो इस दोलन के बारे में हम पढ़ेंगे, आवर्त गति के बारे में। टॉपिक की है, डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वायुमंडल में ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? तो वायुमंडल में जो ओजोन है, ओजोन परत, वो हमारी किससे रक्षा करती है? तो ये वायुमंडल में एक कंबल के भांति काम करती है जो हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें जो होती है उनसे रक्षा करती है। किससे करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? क्या होता है? तो ध्यान रखना, तांबे की गेंद को अगर गर्म करेंगे तो उसका आयतन घटता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेल, BEL, बेल किसकी इकाई है? तो देखते हैं, बताइए क्या आएगा इसका आंसर? बेल किसकी इकाई है? तो बेल जो इकाई है ये है ध्वनि की ध्वनि की तीव्रता इससे मापी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो इसका आंसर क्या आएगा? परमाणु क्रमांक। जो परमाणु आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं उसमें परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, ये जो पढ़ते हैं तो इसमें जो परमाणु क्रमांक होता है ये वो जो तत्व होते हैं उनके गुणों को प्रदर्शित करता है।
केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है, यह नियम क्या कहलाता है? क्या है क्वेश्चन? तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है, यहाँ नियम क्या कहलाता है? तो ये एवोगैड्रो का नियम है। कौन सा नियम है? एवोगैड्रो का नियम। अब देखते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन 23वां क्या है हमारे पास? गैस टरबाइन आधारित है। गैस टरबाइन आधारित है, तो गैस टरबाइन आधारित है किस पर? ऑप्शन है हमारे पास कार्नो चक्र पर, किरचॉफ चक्र पर, ब्रेटॉन चक्र पर, रेनकाइन चक्र पर। तो ये ध्यान रखना है, गैस टरबाइन जो आधारित है वो किस पर है? ब्रेटॉन चक्र पर। ब्रेटॉन चक्र पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल में लवण है, उसका रासायनिक नाम है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल है में लवण है, उसका सूत्र है। तो ये ध्यान रखना है, क्या आएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। CaHCO3 और ब्रैकेट बंद, फिर क्या आएगा यहाँ पे 2। किसका सूत्र है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तांबा तथा जस्ता सॉरी तांबा तथा जस्ता मिश्रण है। तांबा तथा जस्ता मिश्रण है, तो ये मिश्र धातु, तांबा और जस्ता को मिला के जो एक धातु बनती है मिश्र धातु, तो वो क्या बनती है? पीतल। पीतल धातु होती है, उसमें क्या होता है? तांबा और जस्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26वां, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण प्रतिपादन किया था किसने? कार्नबर्ग। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कौन थे वो? कार्नबर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा कीट है? तो इनमें से कीट कौन सा है वो हमें बताना है। चींटी, तिलचट्टा, खटमल, तो ये सभी क्या है? कीट है। सभी कीट में आते हैं, चींटी भी, तिलचट्टा भी और खटमल भी। और कल क्वेश्चन आया था चींटी में कौन सा अम्ल, चींटी के पैर कितने होते हैं? तो चींटी के कितने पैर होते हैं? 6। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वायु को प्रदूषित नहीं करती है कौन सी गैस? ऑक्सीजन। और ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितनी प्रतिशत होती है? तो 71%, 78% तो क्या होती है? नाइट्रोजन, और 21% क्या होती है? ऑक्सीजन, और बाकी 1% में अन्य सभी गैसें आ जाती है। इस तरह से टोटल 100% का विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो हमारे शरीर में जो प्लीहा है वहाँ ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या आएगा इसका आंसर? प्लीहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30वां, ए ग्रुप वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? ए ग्रुप वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा ग्रुप बी, ए बी ग्रुप, बी तथा ग्रुप। तो इसमें ऑप्शन में कुछ मिस्टेक
हुई है यहाँ पे, ए ग्रुप रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा इसका ए तथा ग्रुप ए बी। तो ध्यान रखना ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए तथा ग्रुप ए बी। या फिर इसमें अगर लेंगे अपन तो ए बी तथा ग्रुप ए लेना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 30वां क्या हो जाएगा? ए तथा ग्रुप ए बी। मतलब क्या है? ए ग्रुप रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? ए ग्रुप ए वाले का भी और ग्रुप ए बी वाले का भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया है। एक अंग्रेजी वर्णमाला सीखने वाला छोटा बच्चा केवल सीधी रेखाएं ही खींच सकता है, तो वहाँ बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर लिख सकता है? सिर्फ उसको सीधी रेखा से ही अक्षर बनाना है, तो ऐसे कितने अक्षर है जो लाइन खींचकर ही बनाया जा सकता है बस अंग्रेजी वर्णमाला में? तो हम अगर देखें ए को, तो ये सीधी रेखा खींच के बनाया जा सकता है, तो एक हो गया। उसके बाद बी नहीं बनाया जा सकता, सी भी नहीं बनाया जा सकता, डी भी नहीं बनाया जा सकता, पर ई बनाया जा सकता है लाइन खींच के ऐसे। वैसे ही एफ भी बनाया जा सकता है, जी नहीं बनाया जा सकता, एच बनाया जा सकता है, आई बनाया जा सकता है, जे नहीं बनाया जा सकता है, के बनाया जा सकता है, एल बनाया जा सकता है, एम बनाया जा सकता है, एन भी बनाया जा सकता है, ओ नहीं बनाया जा सकता, पी भी नहीं बनाया जा सकता, क्यू भी नहीं बनाया जा सकता, टी बनाया जा सकता है, यू नहीं बनाया जा सकता, वी बनाया जा सकता है, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो कितने हो गए टोटल? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने बनाए जा सकते हैं? 15 लेटर हैं ऐसे जो बनाए जा सकते हैं सीधी लाइन खींचकर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितने डिग्री होगा? 15 बजे का मतलब होता है 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। तो अगर हम घड़ी बनाएं और यहाँ 12 होगा, यहाँ 6, 3 9, 1 2 3 के बाद 4 5 7 8 9 10 11 और ये 12। तो 3 बजे फिक्स मिनट की सुई तो यहाँ पे रहेगी और आवर की यहाँ पे रहेगी। तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण होगा? जब भी एल आकृति बने इनके बीच ये लंबवत हो तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। तो 3 बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा इसमें? अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग इनको जमाएं तो देखो यहाँ पे एस तक तो सब में सेम है, ये प्रेस, आई भी सेम है, उसके बाद डी भी सेम है, प्रेसाइड प्रेसाइड प्रेसाइड। वैसे ई भी उसके बाद सेम चल रहा है। और इसके बाद अगर हम देखें दूसरे नंबर पे हमें बताना है, तो पहले पे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। और दूसरे पे आएगा, इसमें एन है, इसमें एन है, इसमें एन है, यहाँ पे टी है, इसमें सी है और इसमें एस है। तो सबसे पहले क्या आता है इनसे? टी और एस। इनकी अगर हम बात करें तो इनमें एन सी और टी में पहले क्या आता है? सी आता है।
ठीक है, तो दूसरे नंबर, पहले नंबर पे ये हो जाएगा और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, ये सी। दूसरे नंबर का हमसे पूछा है तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पांच लड़कों ने एक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी की। आर का स्थान एस से निम्न था, मतलब जो आर है वो एस से नीचे आएगा, तो एस ऊपर आ गया, निम्न था मतलब। और V का स्थान D से ऊपर था, ठीक है, जो V है वो ऊपर है किसके, D के। K का स्थान R और V के बीच में था, K का स्थान जो है वो R और V के बीच में है, तो V यहां पे आ जाएगा, D यहां पे आ जाएगा। किसका स्थान सबसे ऊंचा था, तो K R और V के बीच में हो गया, और सबसे ऊंचा स्थान पूछा हमसे, सबसे ऊपर कौन आ जाएगा, S, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और पूछा जाता सबसे निचला स्थान कौन का, तो वो डी आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35वां क्या है हमारे पास। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। न्यायालय, न्यायालय जो होता है क्या देता है, न्याय। वैसे ही जो विद्यालय होता है वो क्या देता है, विद्यालय विद्यार्थी देता है कि प्रधानाचार्य देता है कि शिक्षक देता है कि शिक्षा, तो क्या आएगा आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा। जैसे न्यायालय न्याय देता है वैसे ही विद्यालय शिक्षा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 36वां क्या है हमारे पास। 80 तथा 90 के बीच आने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्रमशः कौन सी है। 80 और 90 के बीच आने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो एक तो 83 जो है वो क्या हो जाएगी सब, और इसके बाद अगर देखें हम तो क्या होगी, एक 83 और एक 89, ये दो संख्या है, सबसे छोटी 83 और सबसे बड़ी कौन सी है 89, जो कि किसी दूसरी संख्या से ये कटेगी नहीं, अभाज्य। अगर हम ये देखें तो ये यहाँ पे भाज्य संख्या हो गई 81, इसमें ये भाज्य 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, और इसके बाद इसमें देखें तो ये 17 से कट रही है, 5 से कट रही, परंतु ये किसी से भी नहीं कट रही दोनों, तो अभाज्य संख्या है कौन सी हो जाएगी इसमें, 80 और 90 के बीच में सबसे छोटी तो कौन सी हो जाएगी 83 और बड़ी कौन सी हो जाएगी वो 90, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 37वां। ये जो दिया है इसका हमें सरलतम रूप लिखना है। सरलतम रूप क्या होगा इसका, इसको काटना है, अगर कटे ये तो 190 बटे में 135, तो अगर इसको हम देखें तो ये 3 से कट रहा है, 3 छंग 18 और फिर 3 तिया 9, ये 3 से कट रहा है, 3 चुक 12, एक बचा 3 5 15, और भी अगर देखें इसको हम तो ये कटेगा 9 से, 9 7 63, 9 5 45, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ ये क्वेश्चन देखें आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्या दिया, 27 a की घात 4 b माइनस 64 a b की घात 4। तो सबसे पहले इसमें दोनों में हम देखते हैं कॉमन क्या है, इसका गुणनखंड करना है, हमें गुणनखंड लिखना है। तो देखो a और b यहाँ भी है और a और b यहाँ भी है, तो हमने a और b को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा कितना 27। अब यहाँ से a के बाहर गया और b एक ही था वो पूरा बाहर गया, यहाँ पे a की घात कितनी 4 है, तो अभी कितना बचेगा 3, a की घात 3 बचेगी। और यहाँ से 64 तो लिखा हमने एज इट इज, a गया बाहर, a अकेला था वो बाहर चला गया, और b b भी गया, तो b की घात कितनी बचेगी अब यहाँ पे, b की घात 3। ठीक है, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a b और ये ब्रैकेट में 27 को 3 इंटू में a की घात 3 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 4b की घात 3, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है
ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, और ब्रैकेट में होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस ए बी। ये ए बी को पहले भी लिख सकते हैं और फिर लास्ट में बी के स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं ये। तो अब इसको हम, ये ए बी तो ऑलरेडी हमारे पास है, इसको हम एज इट इज लिख के रखेंगे ए इंटू बी। अब ये जो है इतना, ये ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से। तो पहले लिखेंगे ए माइनस बी, ए की जगह पे क्या है 3a और बी की जगह पे क्या है 4b, तो माइनस 4b हो गया ये। और फिर क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर ए का वर्ग। अब ए का वर्ग मतलब ए की जगह पे कितना है 3a, 3a का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ए इंटू बी मतलब 3a, ये ए का मान है पूरा और ये बी का मान है, तो इन दोनों का गुना होगा 3 चुक 12 ए इंटू बी, और लास्ट में बी का वर्ग। बी की जगह पे क्या आएगा 4 का वर्ग 16 और इंटू में बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ए इंटू बी, ये इंटू में ध्यान रखना दोनों, ए इंटू बी और 3a माइनस 4b और 9a का स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 16b का स्क्वायर। ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज के एक न्यूनकोण की माप 60 डिग्री है तो दूसरे न्यूनकोण की माप क्या होगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जीरो लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम, कोई भी दे सकता है इसका आंसर बहुत आसानी से। अब समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो 90 डिग्री है, फिक्स होगा, ये तो 90, और एक कोण दे दिया 60 डिग्री, तो एक कितने का होगा ताकि तीनों का योग 180 हो जाए। तो 90, इन दोनों का योग भी 90 होना चाहिए, तो 60 में क्या जोड़े कि 90 हो, तो 30 हो जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 40वां। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। तो देखो, अगर ये जो भुजाएं हमें दी है किसी त्रिभुज की, ये अगर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है, जैसे बड़ी भुजा 13 ले लेते हैं कर्ण, और ये एक 5 ले लेते हैं, एक 12, अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो ये इसका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे 1/2 b इंटू h। तो अब कैसे पता करें कि ये समकोण त्रिभुज है, अगर इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इसके बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आता है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो 5 का वर्ग क्या होगा 25 प्लस 12 का 144 बराबर 13 का वर्ग 169। इन दोनों को जोड़ने पे 169 आ रहा है, तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे 1/2, b का मान कितना रख देंगे 5 और a का कितना रख देंगे 12। इन दोनों को आगे पीछे रखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 छंग 12 और 5 छंग 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम देखें आप क्वेश्चन नंबर 41वां। अब ये जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री की, ये हर सेट में लगभग इस पर आधारित एक क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं आपको ये टेबल कई बार लिखवा चुका हूँ। कल भी आया था क्वेश्चन, साइन 0 का मान पूछा था जो कि 0 था, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42वां। ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। क्या दिया है 25 मल्टीप्लाई 63 और डिवाइड 7 प्लस का 27 माइनस 2। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। बोर्ड मास तो पहले ब्रैकेट होता तो वो सोल्व करते, फिर ऑफ, फिर डिवाइड। तो डिवाइड का नंबर पहले आता है मल्टीप्लाई के, तो पहले डिवाइड करेंगे, 7 से इसको हम भाग देंगे तो 7 9 63, और फिर क्या करेंगे 9 का गुना कर देंगे अंदर, 25 9 कितना हो जाएगा 225, और ये प्लस का कितना है 27 माइनस 2। तो इसमें से 2 इन दोनों को पहले जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 252। 252 में से 2 घटा देंगे तो 250 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
3, 4, 8 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है हमें इनका एलसीएम, और एलसीएम वहाँ छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 36 इनसे कट रहा है क्या? 36 8 से नहीं कटता है, बाकी सबसे कट रहा है, इसलिए 36 तो एलसीएम होगा नहीं क्योंकि सबसे कटना चाहिए। फिर 72 को देखें तो 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, ये 8 से भी कटता है और 9 से भी। तो 72 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। या फिर एलसीएम आप निकाल सकते हो, तरीका आपको पता है एलसीएम निकालने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 48% को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? फ्रैक्शन में। अगर हम 48% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो प्रतिशत हटा के बटे में क्या लगाएंगे दोस्तों? 100। ये प्रतिशत हटाया हमने, बटे में लगाएंगे 100। अब बटे में 100 होता है तो दो संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। कितना जाएगा? 0.48। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करना था ना, फ्रैक्शन में नहीं, उसको किसमें? डेसिमल में। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और उसे बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बटे में सीपी, मतलब क्रय मूल्य, इंटू में 100। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20, ऊपर रखेंगे, सीपी कितना है? 100, बटे में रखेंगे, इंटू में 100। 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट इसका? 20%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 45 क्वेश्चन हो चुके हैं आज की क्लास के, और 5 क्वेश्चन बचे हैं शेष। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो क्या होगा इसका औसत? अगर हम बात करें तो 1 से 10 तक 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक संख्या लिखेंगे। तो अगर हम इसका औसत निकालेंगे तो सभी 10 तक की संख्याओं का योग करेंगे और फिर उनको भाग देंगे किससे? 10 से औसत आ जाएगा। परंतु अगर ये समांतर श्रेणी चल रही है, इनका अंतर जैसे हर जगह बराबर है, 0 0 का अंतर चल रहा है, तो क्या करेंगे? अगर प्राकृत संख्याओं का औसत ऐसे पूछे हमसे तो डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट संख्या को जोड़ेंगे हम। 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11, और 2 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 5 10, फिर 1 बचा, भागने जाने की यहाँ 1 0 लगा लेंगे, फिर 2 5 10, तो 5.5 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। या फिर आप सभी संख्याओं को जोड़ोगे, प्लस करोगे इनका योग 1 से 10 तक की संख्याओं को और 10 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 5.5। अगला क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन नंबर 47वां क्या है हमारे पास? तो ये एक फार्मूला होता है करने के अंदर, ये अगर कभी ऐसा हो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में a प्लस b और एक बार माइनस में a माइनस b। तो प्लस करेंगे, अगर हम 20 और 16 को प्लस करें तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 36। और इनको माइनस करें, 20 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4। अब इनका अगर हम वर्गमूल निकालें तो 36 का बाहर आ जाएगा, इंटू में है तो कितना? 6 और 4 का आ जाएगा 2 और 6 दूनी 12, तो 12 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48वां क्या है हमारे पास? कितने समय में 400 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएंगे? ध्यान रखना, ये अमाउंट है, वो प्रिंसिपल है और प्रतिशत दे रखा है। तो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। देखो इस पे एक्चुअल में ब्याज कितना मिल रहा है? 96 रुपये। अगर बिना पेन चलाए भी करें सोल्व तो ऐसा ही मिल गया 96। अब हमें पता है इसका अगर 8% निकालें तो 8% कितना होगा? इसका 8% होगा 32। 8% होगा 32। तो एक वर्ष में 32 रुपये मिल रहे हैं तो 96 रुपये कितने वर्ष में ब्याज मिलेगा? 32 या 96, 3 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। परंतु पूरा करते हैं हम बेसिक से, इसको ऐसा ही निकालेंगे हम। अमाउंट में से क्या घटा देंगे? प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है? 496, प्रिंसिपल कितना है? मूलधन 400, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 96। अब हम लगा देंगे फार्मूला SI बराबर P गुणित R गुणित T और बटे में 100। सोल्व कर देंगे इसको मान रख के। SI की जगह पे रखेंगे 96
इक्वल टू पी का मान कितना दिया 400 इंटू रेट कितनी थी 8% इंटू टाइम ज्ञात करना है, बटे में लगाएंगे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये इसको हम अगर काटे तो 4 से काट सकते हैं पहले, 4 दूना 8 4 चूक 16 और ये कट जाएगा 8 से 8 3 24। तो टी बराबर कितना आ जाएगा 3 वर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 18 और 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। अब तृतीयानुपाती निकालने का फार्मूला आपको पता होगा, कैसे निकालते हैं तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती निकालने का तरीका होता है, जो b है, मतलब जैसे यहाँ पे दो संख्या है a और b, तो b का वर्ग करके पहली वाली संख्या से भाग देते हैं तो तृतीयानुपाती आता है। मतलब 24 का वर्ग करेंगे, 24 इंटू 24 और बटे में 18 से भाग देंगे, ये कटेगा 6 तिया 18 6 चुक 24, ये 3 8 24 8 चुक 32 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। अब बचा है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का, 8वें सेट का। क्या दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 72 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है इसको हम गुना करेंगे किससे, 5/18 से, तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। 18 चुक 72 4 5 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गए हमारे कितने 8 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी तरह से आप हर एक सेट को, प्रत्येक दिन आपको एक सेट मिल रहा है, उनको देखते चले, क्योंकि इसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं जो आर्मी जीडी में आना है। और ट्रेड्समैन वाले जो व्यक्ति स्टूडेंट हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि उसका जो पेपर रहेगा उसका लेवल भी सेम यही रहना है। और ये जीके और साइंस से जो आ रहा है ये तो आपको सभी एग्जामों में काम देना है। ठीक है, इसमें मैथ्स और रीजनिंग का थोड़ा लेवल कम है,